जैन व्यूवर्स, मैं चेस्ट नंबर 28 आप सबका वेलकम करता हूं एक और न्यू वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैंडिडेट क्वेश्चनर फॉर्म कैसे फिल करना है आपको। तो अगर आप एयरफोर्स बोर्ड के लिए एसएसबी के लिए अपेयर होने जा रहे हो तो ये फॉर्म आपको आपके कॉल अप लेटर के साथ आता है और आपको इसको फिल करके ले जाना होता है। अगेन बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जो इस फॉर्म को फिल करके नहीं ले जाते और वहाँ उन्हें जल्दी जल्दी में फिल करना होता है। इस बार भी ब्रेकफास्ट करते जाते टेस्टिंग हॉल में हमसे मांग लिया गया था कि अपना क्वेश्चनर फॉर्म सबमिट करो। तो बहुत से बच्चे फिल करके नहीं ले गए थे, फिर जल्दी जल्दी फिल करने में उनसे काफ़ी गलतियाँ हुई। तो मैं एडवाइस करूँगा कि आप इसको घर से फिल कर लीजिए और कौन से कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको इसमें नहीं करने हैं तो वो सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और पीआईक्यू फॉर्म कैसे फिल करना है और उसमें कौन से कॉमन मिस्टेक्स होते हैं और कौन कौन से नए अपडेट आए हैं पीआईक्यू फॉर्म में, तो उन सब के बारे में मैंने एक सेपरेट वीडियो में बात की है। वो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर रखा है, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो के साथ। सो कैंडिडेट, ये आपका क्वेश्चनर फॉर्म है तो बेसिक आपकी सारी डिटेल्स इसमें होती हैं। तो पर्सनल डिटेल्स यहाँ आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले आप कौन से बोर्ड में गए हो। इफ अगर मान लो आप गुवाहाटी बोर्ड जा रहे हो तो आप सिंपली वहाँ पे 5 FSB मेंशन कर दोगे। ठीक है, जहाँ भी जा रहे हो उस बोर्ड का आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे। उसके बाद यहाँ बैच में आपका जो बैच नंबर होता है वो जब आप जाओगे रिपोर्ट करोगे जहाँ आप सारे फॉर्म्स वगैरह डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह सबमिट करोगे, वहाँ एक रेक्टेंगुलर मतलब एक पेज पे प्रिंट करके लगा रखा होता है उन्होंने। उस पेज पे से देख के बिल्कुल सही सही आपको अपने फॉर्म में लिख लेना है, बस ये चीज़ वहाँ के लिए छोड़नी है। आपका जो नेम है, जैसे इन कैंडिडेट का नेम है अमन कुमार, तो यहाँ पे हम अमन कुमार पूरा लिख देंगे और नेम आपको कैपिटल में लिखना है। अगेन पीआईक्यू फॉर्म की तरह सिर्फ आपका नेम पूरे फॉर्म में कैपिटल में रहेगा, बाकी कुछ कैपिटल में नहीं रहेगा। अगेन आपका जो एफकेट रोल नंबर है आपके कॉलअप लेटर में होता है। तो एफकेट वाले अपना जो कॉलअप लेटर आप डेट सिलेक्शन के बाद डाउनलोड करते हो वहाँ से देख के आपका 13 डिजिट्स का एफकेट रोल नंबर होता है वो लिख लेना। और यूपीएससी एंट्री वाले जो सीरियस एनडीए वाले हैं तो वो सिंपली अपना जो सीरियस और एनडीए का रोल नंबर है वो यहाँ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद डीओबी आपको DDMMYY फॉर्मेट में लिखना है। तो यहाँ पे आप ऐसे मत लिखना, अगर आपका 2002 है तो पूरा 2002 नहीं लिखना है, आपको सिर्फ 02 लिखना है। ठीक है, DDMMYY फॉर्मेट में लिखना है। तो जैसे इन कैंडिडेट का है 05, 07 और 02। ठीक है, 2002 है तो 02 लिखेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पे कैंडिडेट, ये मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ तो थोड़ी सी हैंड राइटिंग आपको अच्छी रखनी है इसमें। ठीक है, तो इसको इग्नोर करिएगा, स्क्रीन पे लिख रहा हूँ इसलिए ऐसा हो रहा है। ओके, और बॉक्स से बाहर ना जाए लेटर, इसका ध्यान रखिएगा आप। अब देखिए यहाँ पे हाइट जो है आपका वो सेंटीमीटर में पूछ रखा है और जो पीआईक्यू हमने फिल किया था पीआईक्यू में हमसे मीटर में पूछ रखा था। तो हाइट लिखने से पहले एक बार प्लीज़ इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में पूछा है मीटर में, तो यहाँ सेंटीमीटर में पूछा है तो सिंपली यहाँ पे 185 सेंटीमीटर इनकी हाइट है तो 185 सेंटीमीटर आप लिख देंगे। ठीक है, वेट इन कैंडिडेट का 74 kg है तो 74 kg यहाँ लिख देंगे। ठीक, अब सेकंड जो चीज़ है वो है आपकी एंट्री डिटेल, किस एंट्री से आप जा रहे हो। तो अगर तो आप सीरियस इंडिया एंट्री से जा रहे हो तो नीचे बैच वाला ये जो फ्लाइंग है ये है, ये सब आपको सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एफकेट एंट्री से जा रहे हो तो एफकेट एंट्री से जा रहे हो तो आपने किस किस ब्रांच के लिए अप्लाई किया है वो आप टिक करके जाना। ठीक है, जैसे फ्लाइंग ब्रांच के लिए आप हो और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हो, लॉजिस्टिक्स के लिए हो, और इन कैंडिडेट ने बीएससी विद फिजिक्स किया है तो ये मेट के लिए भी एलिजिबल है। तो इन सब पे टिक कर दिया। ठीक है, अब आता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो आप कहाँ रिसाइड करते हो उसके बारे में पूछ रखा है। अगेन यहाँ पे भी पीआईक्यू की तरह दो चीज़ें पूछ रखी हैं, पीआईक्यू में 3 पूछते हैं, यहाँ 2 पूछ रखे हैं। प्लेस ऑफ मैक्सिमम रेजिडेंस, प्लेस ऑफ परमानेंट रेजिडेंस। ठीक है, तो मैक्सिमम आप कहाँ रहे हो तो उस प्लेस का नाम मेंशन करना है। तो ये कैंडिडेट मैक्सिमम वाराणसी रहे तो यहाँ वाराणसी मेंशन करेंगे और डिस्ट्रिक्ट भी सेम रहेगा, वाराणसी ही रहेगा, वाराणसी, तो वाराणसी मेंशन करेंगे। और स्टेट उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश लिखेंगे। अगेन इसमें भी आपको वापस से इसको पूरे को रिपीट करना है। अगर सेम है, डिफरेंट है तब तो लिखना ही है, सेम है फिर भी आपको लिखना है। ठीक है, कुछ भी सिंबल वगैरह नहीं पुट कर देना है कि सर जैसा ऊपर लिखा है वैसा नीचे। ठीक है, तो सेम है इनके केस में तो पूरा लिखेंगे वापस से, वाराणसी, वाराणसी और उत्तर प्रदेश। ठीक, सिंपल है। अब आपसे पूछ रखा है आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब एजुकेशनल बैकग्राउंड में सबसे पहले आपसे पूछ रखा है मैट्रिक या हायर सेकेंडरी, वही आपका 10th क्लास आपने कहाँ से किया उसकी डिटेल्स पूछ रखी है आपसे। ठीक है, तो उसकी डिटेल्स पूछ रखे हैं। तो सबसे पहले पूछ रखा है जो आपका इंस्टीट्यूट है वो गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, सैनिक है, मिलिट्री है, आरआईएमसी है या कोई और। ठीक है, तो सिंपल है, इन कैंडिडेट का जो स्कूल है वो प्राइवेट है। अगर आपका गवर्नमेंट है तो आप गवर्नमेंट पे कर सकते हो, आप सैनिक स्कूल के अगर स्टूडेंट हो तो सैनिक स्कूल पे करना, मिलिट्री का तो मिलिट्री पे करना, आरआईएमसी के तो आरआईएमसी पे करना, और जो एसबीआई वगैरह वाले होते हैं तो वो एनी अदर पे करके और मेंशन कर सकते हैं अपना। ठीक है, देन आपका जो बोर्ड रहा है वो 10th में वो कौन सा रहा है, सीबीएसई रहा है, आईसीएसई रहा है, स्टेट रहा है, इंटरनेशनल रहा है, तो वो चीज़ें आपको मेंशन करनी है। तो इनका प्राइवेट स्कूल था और बोर्ड था सीबीएसई। फिर आपको
आपका परसेंटेज कितना है 10th स्टैंडर्ड में वो मेंशन करना है। तो इनका परसेंटेज रहा है 83 पॉइंट, अब यहाँ पे 6 है तो 60 लिखना है आपको पूरा, ठीक है, सिर्फ 6 नहीं लिखना है। 83.60% इनका जो मार्क्स रहा है वो रहा है 10th में, तो वो पूरा लिख दिया हमने। और ये फर्स्ट डिवीज़न था तो यहाँ पे आपको सिंपली एक फर्स्ट पुट कर देना डिवीज़न में, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं। अब हमसे हमारे 10+2 की डिटेल्स पूछ रखी हैं। अगेन इंस्टीट्यूट सेम रहेगा जो ऊपर हमने डाला है। तो अगर आपका 10th में जैसे मान लो आपने 10th अपना गवर्नमेंट या प्राइवेट से किया है और 12th में आके आपने स्कूल चेंज किया है और टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन भी अगर चेंज हो गया, गवर्नमेंट हो गया, प्राइवेट हो गया, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देंगे आप। आपका जो रहा है वो लिखेंगे, तो इनका सेम था तो प्राइवेट लिखेंगे। और बोर्ड इनका सीबीएसई है तो सीबीएसई लिखेंगे, ठीक है। इनका 12th में परसेंटेज रहा है 74.60, तो वो 74.60 मेंशन करेंगे। डिवीज़न अगेन यहाँ फर्स्ट लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 10+2 की भी अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है। उसके बाद आता है हमारा ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन में आपका अगर बीटेक बीई रहा है तब तो यहाँ पे टिक करना है, अदरवाइज़ एनी अदर पे टिक करना है आपको, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपकी कौन सी रही है, तो सेंट्रल रही है या प्राइवेट रही है, स्टेट रही है, तो इनकी स्टेट यूनिवर्सिटी थी तो स्टेट यूनिवर्सिटी पे टिक करना है आपको। अगेन परसेंटेज कितना रहा है आपका ग्रेजुएशन में, तो एक चीज़ और यहाँ पे एनी अदर पे जब आपने टिक किया तो यहाँ आप मेंशन कर सकते हो आपने जो भी किया। जैसे इन्होंने बीएससी किया है तो बीएससी मेंशन करेंगे और सब्जेक्ट्स मेंशन कर देंगे फिजिक्स एंड मैथ्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप भी मेंशन कर सकते हो। उसके बाद परसेंटेज पूछ रखा है, परसेंटेज कितना रहा है ग्रेजुएशन में, तो परसेंटेज यहाँ पे मेंशन कर देंगे हम लोग। तो इनका परसेंटेज रहा है 66.27, तो 66.27 पूरा मेंशन करेंगे। उसके बाद आता है हमारा डिवीज़न, तो ये भी फर्स्ट डिवीज़न है तो फर्स्ट डिवीज़न यहाँ मेंशन करेंगे। ये आपका ग्रेजुएशन का डिटेल हो गया। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो क्या फिल करना है, ऐसे क्वेश्चन वहाँ बोर्ड में पूछे बच्चों ने। तो एक चीज़ यहाँ पे, अगर आप तो ऐसे एंट्री के लिए जा रहे हो जहाँ आपको पोस्ट ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है तब तो फिल करिए, अदरवाइज़ इस पूरे कॉलम को आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं इसको फिल करने की। और अगर आपका कंप्लीट हो गया पोस्ट ग्रेजुएशन देन आप मेंशन कर सकते हो। अगर आप अभी कर रहे हो, फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड सेमेस्टर में हो, तो इस चीज़ को आप अभी ब्लैंक छोड़ सकते हो। हाँ, कंप्लीट हो गया हो तो आप मेंशन कर सकते हो जैसा कि मैंने कहा आपको, ठीक है। अब आपका एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स पूछा है, इफ़ एनी, अगर आप कहीं एम्प्लॉयड हैं तो आपको डिटेल्स यहाँ फिल करनी है। जैसे कैंडिडेट का प्रेजेंट ऑक्यूपेशन पूछा है, तो कैंडिडेट क्या डिफेंस में है, पैरामिलिट्री में है, गवर्नमेंट में है, प्राइवेट में है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, बिजनेस है, फार्मर है, एनी अदर है, ठीक है। तो ये एनी अदर हैं और ट्यूटर हैं तो ट्यूटर लिख दिया जाएगा इनका। और सिंपली जो इनका मंथली इनकम है वो यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा जो कि है 15,000, ठीक है। अब यहाँ आपको ना रुपीज़ लिखना है, रुपीज़ का साइन लगाना है, कुछ नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पहले से रुपीज़ का साइन दे रखा है, ठीक। सो आगे बढ़ते हैं। अब आपसे आपका एनसीसी एक्सपीरियंस पूछ रखा है, अगर आप एनसीसी में रहे हो तो वो चीज़ें आपको फिल करनी है। तो ये कैंडिडेट एनसीसी कैडेट नहीं रहे हैं तो इनको कुछ फिल नहीं करना है। हाँ, लेकिन अगर आप एनसीसी कैडेट रहे हो तो आपको यहाँ मेंशन करना है, जैसे आपका विंग मेंशन करना है, जूनियर हो तो जूनियर पे लगाना है और सीनियर हो तो सीनियर पे लगाना है, ठीक है, टिक करना है यहाँ पे। फिर कौन से सर्विस में हो, आर्मी विंग में हो, एयरफोर्स में हो, नेवी में हो, तो वो चीज़ें यहाँ मेंशन करनी है। और कितने साल से हो वो मेंशन करना है यहाँ पे, कि 1 साल से कम हो, 1 साल से 2 साल के बीच में हो, 2 साल से 5 साल के बीच में हो, 5 से 6 के बीच में हो, तो यहाँ आपको टिक कर देना है सिंपली, ठीक है, जैसे भी आपका। और सर्टिफिकेट कौन कौन सा आपको मिल चुका है वो चीज़ें यहाँ पे आपको मेंशन करनी है, ठीक है। जो मिल चुका है वहाँ पे इसके सामने टिक कर देना है आपको सिंपली, और कुछ नहीं करना, ठीक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरेंट गार्जियन डिटेल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका जो पेरेंट और गार्डियन का सबसे पहले तो एम्प्लॉयमेंट पूछते हैं, एम्प्लॉयमेंट के बाद पूछते हैं कि एडुकेशन कितना है, और एडुकेशन के बाद पूछते हैं कि उनकी जो मंथली इनकम है वो कितनी है, ठीक है। तो कैसे कैसे फिल करना है वो चीज़ें मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे ब्लैंक बन रखा है, फादर का अलग, मदर का अलग और गार्डियन का अलग, ठीक है। ठीक है, तो पेरेंट गार्डियन डिटेल्स में यहाँ पे आपको दे रखा है, जैसे 1 नंबर पे दे रखा है डिफेंस फोर्सेस, 2 पे दे रखा है पैरामिलिट्री, 3 पे दे रखा है गवर्नमेंट में है, 4 पे दे रखा है प्राइवेट में है। तो या तो आप लिख के मेंशन कर सकते हो या सिंपली नंबर भी डाल सकते हो इसमें। तो मैंने तो नंबर ही डाला था और कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, सही था, ठीक है। तो आप भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो। ये ऊपर वाला कॉलम जो है ये वाला, ये आपका पेरेंट और गार्डियन का ऑक्यूपेशन का है, ये उनके एडुकेशन का है और ये उनकी मंथली इनकम का है। जैसे इनके फादर फार्मर हैं तो फार्मर 7 पे है तो यहाँ सिंपली 7 नंबर पुट कर दिया था। मदर इनकी होम मेकर है, होम मेकर यहाँ पे दे नहीं रखा तो एनी अदर है, तो यहाँ पे एनी अदर तो 8 नंबर डाल दिया। और फादर मदर दोनों अगर लाइव हैं तो गार्डियन का डिटेल डालने का कोई ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद एडुकेशन पे आते हैं, तो फादर का एडुकेशन इनका इंटरमीडिएट है, तो 10+2 और डिप्लोमा का कोड यहाँ पे मतलब सीरियल नंबर 5 है तो सिंपली यहाँ 5 पुट कर देंगे। और इनकी मदर का मैट्रिक 10th है तो सिंपली इसका 4th है तो यहाँ पे 4 सीरियल नंबर पुट कर देंगे।
अब मंथली इनकम की बात करें तो इनकी मदर का कोई मंथली इनकम नहीं है और इनके फादर का मंथली इनकम 40,000 है, तो उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि प्रीवियस नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एट एसएसबी। ठीक है, तो यहाँ पे आप कितनी बार एसएसबी के लिए अपीयर हो चुके हो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। तो ये फ्रेशर हैं तो एक बार भी नहीं गए, तो इनको हम 0 पुट करेंगे। देन आपसे पूछ रखा है कि हाउ डिड यू गेट द इन्फॉर्मेशन टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स। तो सिंपल है, कुछ लोग के स्कूल इंस्टीट्यूट में आते हैं, एयरफोर्स के बारे में बताया जाता है उन्हें। तो अगर आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिली है या फिर जो एयरफोर्स का करियर वेबसाइट है वहाँ से मिली है या फिर न्यूज़पेपर के एडवर्टीजमेंट से मिली है या टीवी रेडियो मूवी इंटरनेट से मिली है, ठीक है, तो जहाँ से भी आपको मिली है वो आपको मेंशन करना है। तो इनका वेबसाइट से मिला है तो सिंपली इसको टिक करेंगे। उसके बाद देखिए ये जो 10 नंबर पॉइंट है इसमें काफ़ी बच्चे लाइक कंफ्यूज होते हैं कि ये क्या चीज़ है। सिंपल है, आपसे पूछ रखा है हैव यू सीन इंडक्शन पब्लिसिटी एग्जीबिशन व्हीकल वॉल्वो बस। एक एयरफोर्स की बस होती है, काफ़ी बड़ी बस होती है ब्लू कलर की। अगर आप में से किसी ने बीटेक वाले जो होंगे उनके कॉलेजेस में कभी कार जाती है या और भी जगह, मतलब जैसे दिल्ली वगैरह में, आगरा वगैरह में ये बस आपने देखी होगी कहीं ना कहीं। इसमें सिमुलेटर टाइप बना होता है जिसमें आपको एक्सपीरियंस कराया जाता है इंडियन एयरफोर्स के बारे में, फ़्लाइट्स के बारे में, सब चीज़ें। तो शायद यही होता है, मैंने वैसे देखा नहीं है कभी, ठीक है, लेकिन जितना जानता हूँ इसके बारे में तो यही होता है अंदर बस में। तो यही एक वॉल्वो बस होती है, जैसे नॉर्मल बसेस होती हैं वही, लेकिन अंदर वही सिमुलेटर वगैरह लगा रखा होता है। तो ये चीज़ें हैं। तो वो बस अगर आपने देखी है तो येस पुट करेंगे, अगर नो आपने नहीं देखी तो नो पुट करेंगे। ठीक है, तो इन्होंने नहीं देखी तो ये इनके हम नो टिक करेंगे। और अगर आपने देखी है तो कोई सजेशन उसमें चेंज चाहते हो आप या कुछ सजेस्ट करना चाहते हो कि उसको इम्प्रूव किया जा सकता है तो वो चीज़ आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, देखते हैं उसको। अब आता है डेट। तो डेट सिंपली जिस दिन आपकी रिपोर्टिंग है उस दिन का डेट डालना है, यानी कि आप घर पे फॉर्म फिल कर रहे हो तो जिस दिन फिल कर रहे हो उसी दिन की डाल लो। मंडे की रिपोर्टिंग होती है तो आप अपने रिपोर्टिंग के अकॉर्डिंगली डेट फिल कर सकते हो। जैसे मान लो हम लोग कोई भी एक मंडे का डेट डाल देते हैं, जैसे अभी सितंबर का डाल देते हैं अपन 18 का, ठीक है, 18 सितंबर 2023। ठीक है, इस दिन मंडे था तो ऐसे आपको डेट डालनी है और सितंबर लिखना है, प्लीज़ 09 वगैरह ये सब पुट मत करना। ठीक है, इस तरीके से डेट लिखनी है आपको। और यहाँ पे सिग्नेचर बोला गया है तो आपका सिग्नेचर आप रनिंग हैंड में सिंपली जैसे भी आप सिग्नेचर करते हो अपना वैसे कर देना आपको। ठीक है, तो यही था आपका क्वेश्चनर फॉर्म। और मुझे नहीं लगता कि कुछ डाउट बचा होगा आप लोग का। फिर भी अगर कुछ पूछना चाहें तो कमेंट सेक्शन ओपन है आपके लिए। सो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और PIQ फॉर्म वाला जो वीडियो है उसको ज़रूर देखना। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन पे भी अभी पॉपअप कर रहा होगा। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो थैंक यू। और वीडियो अगर यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जय हिंद।